welcome back to SGSH publication. Today we are having Dr. Mohammad Imran sir. And first of all, tell us our audience, how are you, sir? I'm fine, and I would like to convey my gratitude towards this publication and to my whole audience who are actually listening this time to me. Thank you, sir. And you know that you are not the published author of SGSH publication, but still you show some ad of the book fair and फिर आपने participate किया. तो ऐसे unknown किसी ad में देख के बिकॉज हमारा मुझे नहीं लगता है कि हमारा इतना प्रमोशन इतना वाइड है जितना होना चाहिए. बट स्टिल यू टुक द अपॉर्चुनिटी. एंड आपको कैसा लगा जब हमारे से आपने बुक लिस्ट करवाई बुक फेयर में? यस मैम, थैंक्स फॉर द ऑल अपॉर्चुनिटी। एंड पहले तो मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ आपके पब्लिकेशन का कि आपने मेरी बुक को शॉर्टलिस्ट किया और वर्ल्ड बुक फेयर तक उसको पहुँचाया। पूरे 9 दिन ये आप लिसनर्स और जो भी ऑडियंस थे, जो इस न्यूज़ को सुन रहे थे, उन्होंने बखूबी इसको देखा और वहाँ पर बुक प्लेस रही। तो मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ आपके पब्लिकेशन हाउस का। और दूसरा, मुझे जो सबसे अच्छी बात लगी, सिंप्लिसिटी। जिनसे भी मेरी बात हुई तो उसमें सिंप्लिसिटी झलकती थी। कोई भी ऐसा मीन्स जी डुबियस प्रमोशन नहीं था। जो थी चीजें ट्रांसपेरेंट थी, एक्चुअल थी। एंड यही होना भी चाहिए इन ऑल ऑफ द बिजनेस। सिंप्लिसिटी एंड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, आई एस थिंक। डेफिनेटली सर, थैंक यू फॉर दैट. एंड अब अपने बुक के बारे में बताइए. एमबीए वाला इश्क, तो वो किस बारे में है और हमारे ऑडियंस को उसमें से क्या सीखने को मिल सकता है? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा। देखिए, इस तरह एमबीए वाला इश्क जो है, इसमें दो मेन कैरेक्टर्स है। एक का नाम है माही चौधरी और एक का नाम है फरमान भट्टी। ऑल्दो बोथ ऑफ दीज कैरेक्टर्स बिलोंग टू मुस्लिम कम्युनिटी, बट विद द इंटरकास्ट इशू। उनमें क्या हुआ कि इंटरकास्ट, मैंने इस तरह से इसको लिखा, डिजाइन किया, डेवलप किया कि दो इंटरकास्ट होने की वजह से उनके प्यार में, जो उनके प्रेम में, समर्पण में कहीं कमी नहीं थी। बट जो कमी थी वो कहीं ना कहीं एक दकियानुसी समाज के, रूढ़िवादी समाज के सोचने में थी। तो मैं इस एमबीए वाला इस काल्पनिक उपन्यास के माध्यम से समाज में एक संदेश देना चाहता था। शायद मैं कुछ हद तक उसमें सफल भी हुआ हूँगा, क्योंकि 40+ प्रतियां ऑलरेडी बिक चुकी है। और भी लोग, काफ़ी लोग पूछते रहते हैं, मेरे स्टूडेंट्स भी, क्योंकि मैं एक प्रोफेसर हूँ। तो स्टूडेंट्स पूछते हैं, मेरे फ्रेंड सर्कल में लोग पूछते हैं। सो ये एक अच्छी बात है कि इस आधुनिकता के दौर में आज भी लोग बुक्स को पढ़ते हैं, उपन्यास को पढ़ते हैं, अगर मकता लगती है तो। इसमें मैंने कोशिश की है कि वो 7 अलग अलग अध्याय में या 7 अलग अलग पोर्शन में उसको धागे में पिरोने की। क्योंकि अगर हम बात करें, इसके 7 मुकाम होते हैं। उसमें सबसे पहला दिलकशी आता है, फिर उन्स, मोहब्बत, अकीदत, इबादत और जुनून, और सबसे आखिर में मौत होता है। लेकिन मैंने ये भी इसमें कोशिश की कि लास्ट में, क्योंकि कई बार दुखद होता है, कई बार हिंदी फिल्मों में एंडिंग देखते हैं कि हीरो मर जाता है, हीरोइन का कुछ ऐसा हो जाता है। तो मैंने उसमें मौत को एक डिफरेंट तरीके से रखा कि हमारी जो आज की आधुनिक समाज में पढ़ रही जनरेशन, तो मौत को एक डिफरेंट तरीके से लेके वो जिएंगे। अगर समाज ने उनको इतना प्रताड़ित किया है तो उसके बावजूद भी वो अपनी अपनी जगह पर रहेंगे, दृढ़ रहेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो मेरे दोनों कैरेक्टर्स, अगर देखा जाए कहानी के हिसाब से, आज जी रहे हैं और अपनी अपनी जिंदगी खुशहाल तरीके से जी रहे हैं। हालांकि एक टीस बनी रहती है। तो कई लोगों को ऐसा लगा कि ये तो मेरी कहानी है। वो कहता है कि सर मैं इससे बहुत कोरिलेट कर रहा हूँ। मेरे पास ऑडियंस के फोन भी आते हैं पर्सनली। वो कहते हैं, सर हमें ऐसा लगता है कि स्टूडेंट लाइफ में शायद हमारे साथ ऐसा हुआ है, या शायद हो सकता है। तो आपने तो हमारे दिल की और मुंह की बातें छीन ली। तो कहीं ना कहीं मैंने इसको कोशिश की है छात्रों के साथ, स्टूडेंट के साथ, जो हमारे स्पेशली, क्योंकि मैं उस परिवेश से आता हूँ, उत्तर प्रदेश। वहाँ ऑनर किलिंग अब तो नहीं, अब तो शासन प्रशासन का काफी सहयोग है और लोग आधुनिकता के दौर में अलर्ट भी हो गए हैं। लेकिन पहले घटनाएं अक्सर ये इस तरह की मीन्स दुखद घटनाएं हुआ करती थी कि ऑनर किलिंग के नाम पर लड़का और लड़की को, अगर वो अंतरजातीय समुदाय से है,
तो इस तरह की घटनाएं हो जाती थी, लेकिन अब इन पर काफी अंकुश लगा है। तो मैंने कोशिश की है कि उस समाज को लेकर के एक संदेश देने की, कि आप अपनी कुछ उस तरह की दुनिया से बाहर निकलिए। एक और दुनिया है जो प्रोग्रेस चाहती है, जो समाज में प्यार चाहती है, सम्मान चाहती है, आप उसको वो दीजिए। जब हमारा आधुनिक संविधान इसको इजाजत देता है, तो फिर आप लोग समाज के कथित ठेकेदार कौन होते हैं? सो ये कुल मिलाकर इस कहानी का सार संग्रह है, इस काल्पनिक उपन्यास का सार संग्रह है। बहुत अच्छे से मुझे नहीं लगा था कि ये किताब इतनी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि कई बार हमें टाइटल देख के ऐसा लगता है कि ये तो सिर्फ ये ही टाइप की हो सकती है। बट जो आपका टाइटल और जो उसके अंदर की स्टोरी है, आपने वो बात सच कर दी है कि डोंट लुक द बुक बाय इट्स कवर। क्योंकि जी अंदर का जो कंटेंट होता है ना, वो एक राइटर की क्या सोच से लिखता है ना, इसीलिए हमारा यही प्लान होता है कि हम ये इंटरव्यू थ्रू आपकी किताब को जाने और क्या उसमें हो सकता है उसको पहचाने। आपने बहुत अच्छी बात कही कि दो रिलीजियस को हमेशा कंपेयर किया जाता है। इनफैक्ट जी सिर्फ दो रिलीजियस नहीं है, कई बार ऐसा होता है कि अगर हम सपोज ब्राह्मण ब्राह्मीण है और अगर नॉन ब्राह्मीण है, उसमें भी कंपैरिजन होता है, छोटे बड़े का हमेशा से जी रहा हुआ है। मैं जी पर्सनली ब्राह्मण हूँ, बट मैं वो सब चीजों में नहीं मानती हूँ। मेरा तो यही मानना है, अगर आप अच्छे हैं, फिर आप कोई भी रिलीजियस है, गॉड अल्लाह गुरु सब आपके साथ जी। है। सिर्फ देखिए, आपकी जैसी एक नजर ही से आप देखेंगे तो समाज आपको वैसा ही दिखेगा। आप अच्छी नजर डेफिनेटली। से देखेंगे तो सभी चीजें अच्छी ही नजर आएगी। हाँ, डेफिनेटली वो होते हैं ना, हमारे आंखों में जिस चीज का चश्मा होता है, हमें दुनिया वैसी ही दिखती है। जी जी जी, ये बात मैंने अपने उपन्यास में भी लिखी है, कि ये जो अ, जातिगत समीकरण है, ये सब तो दुनिया की देन है। ऊपर वाले की नज़र से देखे तो उसने हमको सिर्फ इंसान बना के ही भेजा है दुनिया में। ये तथाकथित धर्म के और बाकी चीजों के चश्मे तो हम दुनिया में आकर के पहनते हैं। ये मैंने लिखा है अपने उपन्यास में। डेफिनेटली मैंने पढ़ा नहीं, बट आई कैन फील जी वो अंदर का जी। मैं कंटेंट समझ पा रही हूँ। और डेफिनेटली हम्म, मेरे पास बुक आएगी तो मैं पढ़ूंगी। और आपने बहुत जी। अच्छे से डिस्क्राइब किया है अपनी किताब को। तो मतलब आप जब किताब लिख रहे थे तो आपने किस बारे में कुछ सोच के ऐसा लिखा था कि नहीं ये मेरे मतलब किसी जगह आपने देखा था, या सिर्फ ऐसे ही आपको आया कि आइडिया करना चाहिए ट्राई? जी दरअसल ऐसा है कि मैं अपने ये कह लीजिए कि बाल्यावस्था से युवावस्था से काफ़ी कहानियों, जैसे पहले एक चंपक के नाम से, सुमन सौरभ के नाम से, कई सारी अच्छी अच्छी विद्यार्थी जीवन के लिए पुस्तकें, मैं उनका नियमित पाठक था। और मेरी स्कूलिंग अप टू 12th हिंदी मीडियम से ही हुई है, देन आफ्टर उसके बाद इंग्लिश में रहा। तो ये मेरी काफ़ी प्रिय पुस्तकें थी। उसके साथ साथ में मैं कुछ एक न्यूज़पेपर में लिखा हूँ, शॉर्ट में कविताएं, डायरी लेखन का भी मुझे शौक रहा है, तो कुछ शेरो शायरी मैंने की है। और अभी भी समय समय अगर मिलता है तो मैं लिख डालता हूँ। तो उस दौर से मैं गुजरा हूँ जब मैंने अपने आसपास इस तरह की घटनाएं कथित होती देखी। और मैं बेसिकली मुजफ्फरनगर से हूँ। तो मुजफ्फरनगर को लोग कई दृष्टि से जानते हैं, कई पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं। कुछ लोग इसे क्राइम सिटी कहते हैं, कुछ लोग इसे मोहब्बत का शहर भी कहते हैं। तो मैं तो इसे मोहब्बत का शहर ही कहूँगा। लेकिन वहाँ पर कई बार मोहब्बत अपने अंजाम तक नहीं पहुँचती थी। मैंने अपनी मीन्स लाइक ग्रेजुएशन की लाइफ में अक्सर ऐसा देखा है। तो मेरे दिमाग में थी ये बात कि मैं इसको किसी तरीके से काल्पनिक कलाकारों के साथ, काल्पनिक कैरेक्टर्स के साथ में इसको घटित करूं और इसको एक पूरा किताब का प्रारूप दूं। फिर मैंने उसको इश्क की एक जो 7 मुकाम मैंने आपको बताए, उसके हिसाब से मैंने उसको डेवलप किया। तो मेरी कोशिश ये रही। तो हालांकि मैं किस हद तक इसमें सक्सेसफुल हुआ हूँ, तो ये तो मेरे पाठक ही बता सकेंगे मुझे। कई बार ऐसा होता है कि हमें पाठक, कई बार हमें जितना पता है कि आज रीडिंग की वो मात्रा कम हो गई है, पहले से तो बहुत जी ज्यादा कम हो गई है। और इसमें जी किसी की गलती भी नहीं है, बिकॉज आज हमें काम भी ऑनलाइन करना पड़ता है, पूरा दिन उसमें ही रहते हैं। फिर हमारा माइंड इतना वो थका हुआ रहता है, वो इतना सोच ही नहीं सकता है कि हमें कुछ पढ़ना है। तो डेफिनेटली पाठक डिसाइड करेंगे। बट अगर मैं ऐसा मानती हूँ कि अगर आप दिल से कुछ भी लिखते हैं ना, तो वो अच्छा ही होता है। फिर अगर पाठक उसको अप्रिशिएट करे या ना करे, बट आपके जो दिल के भाव, बिकॉज मेरा ऐसा मानना है राइटिंग इज ऑल अबाउट आपके दिल से जो भाव निकलते हैं,
डेफिनेटली लोग तो उसको बाद में अप्रिशिएट करेंगे, बट पहले हमारे दिल से वो आवाज आती है कि हमें लिखना है। और मैं आपको पूछना बिल्कुल। चाहूंगी, आपको पता है कि राइटिंग में हमें मॉनेटरी बेनिफिट्स कोई कुछ मिलता नहीं है। हम सिर्फ लिखते हैं, इनफैक्ट पब्लिशिंग के भी हमें पैसे देने पड़ते हैं। अगर सपोज कोई भी प्लेटफॉर्म पे डाले, उसका भी प्लेटफॉर्म फीस वगैरह रहता है, रॉयल्टी कट होती है। तो फिर भी कैसे मोटिवेशन मिला आपको कि मुझे लिखनी है वो, भले उसमें फिर जो भी करना पड़े वो करूंगा ऐसा? जी। देखिए, मैंने कहीं सुना था कि अगर आप अपनी बात एक आदमी तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप उसे डायरेक्टली कह सकते हैं। 10 आदमी तक पहुंचाना चाहते हैं तो उनमें से किसी को अपना माध्यम बना के आगे पहुंचा सकते हैं। लेकिन अगर वही बात आपको 100 या 1000 या 10,000 तक पहुंचानी है तो उसका माध्यम कहीं ना कहीं आज की डेट में जो पत्रकारिता है, लेखन है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, वही हो सकता है। तो उनमें से जो मेरा फेवरेट है वो कहानी लेखन ही रहा है, तो मैंने उसको उपन्यास के तौर पर प्रस्तुत किया। तो मुझे लगता है कि वो जो एक जनरेशन है जो अक्सर इस तरह की सिचुएशंस को या तो फेस किए हैं या शायद वो कर रहे हैं, या कोई जो उसमें से भी समाज के लोग भी जो जिम्मेदार लोग हैं, मैं उन तक भी ये अपील करना चाहूंगा कि वो भी इसको पढ़े। एज ए सुधीर पाठक वो इसको पढ़े और उससे इंस्पिरेशन ले कि इसमें क्या मैसेज छुपा हुआ है। एक क्लियर मैसेज है उनके लिए कि ये मीन्स आप अगर ऐसा सोचते हैं कि इंटरकास्ट मैरिज नहीं होने देंगे, या फिर आप इस तरह से जबकि दोनों लोग बालिग भी है, दोनों लोग एम्प्लॉयबल भी है, तो उसके बावजूद भी आप क्यों काहे की अड़चने लगाते हैं? जब मैंने कहा कि जो हमारा संविधान है उसकी बखूबी इजाजत देता है, तो उसके आगे शायद हमको फिर नहीं आना चाहिए। तो मेरा एक संदेश उन लोगों के लिए भी है। डेफिनेटली बहुत अच्छी, क्योंकि कोई भी बंधन से इंसान को, कई बार हम सेम कास्ट में मैरिज करते हैं फिर भी वहां ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है एज कम्पेयर टू हम अगर दूसरी जगह करें तो। वही लोग नहीं समझते। आई थिंक धीरे धीरे समझेंगे, क्योंकि अभी बहुत कुछ चेंज हो रहा है, तो आई थिंक ये भी धीरे धीरे चेंज आएगा। और आपका मतलब आपने अपनी लाइफ से ऐसे क्या लेसन सीखे हैं जो हम भी सीख सकते हैं, क्योंकि आप हमारे से बड़े, और आप एक बहुत अच्छे राइटर और इतने अच्छी सोच रखने वाले हैं। तो आपने अपनी लाइफ में क्या ऐसे 3 बिगेस्ट लेसन सीखे हैं कि हम अगर उसमें से कुछ भी उतार पाए तो हमारी जिंदगी थोड़ी आसान हो सकती है? जी बिल्कुल। मैं देखिए इस बारे में ये कहना चाहूंगा कि जैसे एक कवि भी है, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, लेकिन उनको सहज सरल कह के भी बुलाया जाता है। शायद संपत राय, सहज सरल ऐसे कहा जाता है, संपत राय जी है शायद। तो उसी तरह से इंग्लिश में 2 वर्ड कहे जाते हैं, एक एटीट्यूड है, ग्रेटिट्यूड। और तीसरा है कि जैसे ये कई फिल्मों में अक्सर सुनने को मिलता है कि गाने के शब्द भी होते हैं कि प्यार बांटते चलो, तो विद्या बांटते चलो। तो ये ऐसी चीजें हैं जो खत्म नहीं होती है कि आप इसे अपने पास रख लेंगे। वैसे भी अभी वैलेंटाइन वीक चल रहा है तो लोग इसमें अक्सर इस तरह की बातें करते भी है। तो ये एक चीज है कि प्यार का मतलब सिर्फ किसी को पाना नहीं है। मैंने अपनी स्टोरी में इसमें भी लिखा है कि समर्पण इसका मतलब है त्याग, इसका मतलब है किसी को कुछ देना, लेना नहीं। जो आपके हिस्से का होगा, जो आपके भविष्य का, वो बखूबी आपको मिलेगा। तो आपको त्याग का प्रदर्शन करना चाहिए, समर्पण का प्रदर्शन करना चाहिए। तो मैं कहूंगा कि एटीट्यूड, ग्रेटिट्यूड और लव, अगर आप इन 3 चीजों पे वर्क करते हैं, आप सेक्रीफाइस कर देते हैं लव दूसरे के लिए, आप एटीट्यूड पे वर्क करते हैं कि मेरा एटीट्यूड कैसा हो, पॉजिटिव हो, और मैं सबको ऐसे एक चश्मे से देखूं, चश्मा मैं भी पहनता हूं, चश्मे से देखूं कि जिसमें मुझे सब लोग ऐसे लगे कि सब अच्छे हैं, तो वाकई में संसार अच्छा हो जाएगा। और दूसरा है ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड यानी कि आभार प्रकट करना। अगर आपने, आपके कोई भी छोटा हो या बड़ा हो, आपके किसी काम आया है या आ सकता है या आने वाला है, तो आप उसके बाद उसका आभार जरूर प्रकट कीजिए। थैंक्स बोल करके, आप उसको धन्यवाद बोल करके, या किसी भी तरीके से आप उसको ग्रेटिट्यूड जरूर दिखाइए। क्योंकि उससे क्या होता है कि उसको आत्मबल मिलता है और वो आगे उस तरह के वर्क को करने के लिए मोटिवेट होता है। सलमान खान ने भी एक मूवी में एक संदेश देना चाहा था, मैं मूवी का नाम याद नहीं आ पा रहा है, लेकिन उसने कहा था कि आप अपने से अगले 3 लोगों को ये हाँ, मैसेज सही बहुत पहुंचाइए। सही मूवी थी। जी। तो ये तरीका है समाज को जोड़ने का, समाज को बांटने का नहीं, समाज को जोड़ने का।
उस मूवी में ऐसा था कि एक चेन होती है, आप तीन को थैंक यू बोले, तीन आगे बोलेंगे और ऐसा करके जी थैंक यू का वो रहेगा। और मेरा भी जी ऐसा मानना है कि हम छोटे छोटे थैंक यू या हेल्प, मतलब जो सामने वाला थैंक यू बोलते हैं ना, तो वो थैंक यू से हम एक बहुत बड़ा महल बना सकते हैं। मतलब ऐसा बिल्कुल। पैसों से नहीं, बट वो थैंक यू का महल जब बड़ा होता है ना, तब ऊपर से सिर्फ ब्लेसिंग ही आती है वहां से। फिर वो जी बन जाता है ना, तो उससे सिर्फ हमें ब्लेसिंग ही आती है। वो है ना, जी हमें तुरंत नहीं दिखता है। सपोज आज हमने किसी की हेल्प की तो हमें तुरंत थैंक यू के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। बट आफ्टर जी। सम टाइम या कुछ सालों बाद हमें दिखेगा कि ये तो मैंने सोचा नहीं था, लेकिन मेरे साथ हुआ। कई बार हम बोलते हैं ना कि ये तो मैंने कभी लाइफ में सोचा हाँ, नहीं ये किसी की ब्लेसिंग्स थी मेरे ना, पास में, वो सब बिल्कुल। ब्लेसिंग ही रहता है डेफिनेटली। जी और जी। सर, आपकी क्या हॉबीज है? आपको क्या अच्छा लगता है राइटिंग और टीचिंग के अलावा? देखिए, राइटिंग और टीचिंग, क्योंकि टीचिंग तो मेरा प्रोफेशन है तो उसमें तो मैं हाँ। हूँ ही। इसके अलावा मुझे ट्रैवलिंग का काफ़ी शौक है। और जब जब मुझे समय मिलता है तो मैं अक्सर ट्रैवलिंग करता हूँ। या घर में मुझे मीन्स लाइक फूड का भी काफ़ी शौक है। मैं फूडी हूँ। तो मैं अपनी वाइफ की कई बार हेल्प भी कर देता हूँ, कुछ नई चीज़ें हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं, बनाते हैं। और अक्सर अपना सैटरडे संडे उस तरह से वीकेंड एंजॉय करते हैं। डेफिनेटली हम खाने आएंगे तो आपको ही बनाना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल मैम। मुझे नहीं आता है, स्वागत है आपका। जहाँ जी। मिले वहां जाएंगे। हाँ हाँ, बिल्कुल और बिल्कुल जी। ट्रैवलिंग में मतलब आपको कौन से प्लेस पसंद है? लाइक इंडिया में ही या बाहर, या ऐसा क्या आपका ड्रीम्स है कि मुझे नहीं, यहाँ? ऐसा नहीं है कि बाहर से, देखिए कई बार ये एक मिथ है कि बाहर बहुत कुछ अच्छा होता है। अगर हम अपने इनक्रेडिबल इंडिया को ही देखें तो उसी में ही विविधता में एकता है, और उसमें इतनी चीजें हैं कि हमारा पूरा जीवन ना लग जाए सब जगह को एक्सप्लोर करने में। तो मुझे अपना इंडिया ही बहुत अच्छा लगता है। इसी में स्विट्जरलैंड है, इसी में सारे देश बसे हुए हैं। और मुझे स्पेशली जो हिस्टोरिकल पैलेसेस होते हैं, हिस्टोरिकल प्लेस है, वो मोन्यूमेंट्स है, उन पर जाना बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि उनसे जुड़ करके हमें एक आनंद की अनुभूति होती है, एक प्राइड की अनुभूति होती है, गर्व की अनुभूति होती है कि हमारे एंसेस्टर्स ऐसे लोग रहे। और हम लोगों ने दुनिया को इस तरह से फायदा पहुंचाया, ट्रेड में कह लीजिए, व्यापार में कह लीजिए, संस्कृति में कह लीजिए। तो तब एक गर्व की अनुभूति होती है कि हाँ, हम इन लोगों के, ये हमारे पूर्वज थे। डेफिनेटली वही जी हिस्टोरिकल। और मुझे भी हिस्टोरिकल मतलब वो इतना पसंद है, बट वो जानने का रहता है कि क्या है। जी पहले हिस्ट्री जी अच्छी नहीं लगती थी पढ़ने में, छोटे थे, बट अभी समझ में जी। आता है कि इनसे जो हम इंस्पिरेशनल ले सकते हैं, वो शायद अब ये चीजों से नहीं ले सकते इतना। और सर, मैं हाँ, और हम। देखती जी हूँ कि जी अभी जी। आपकी बुक्स आ रही है, या आप किस बारे में लिख रहे हैं, या क्या आगे का आपका राइटिंग को लेके अगले 2-3 सालों के लिए क्या प्लान्स है? देखिए, मेरी कुछ एकेडमिक राइटिंग की बुक का वर्क भी चल रहा है। वो अपार्ट फ्रॉम दैट, जो अगर बात करें काल्पनिक उपन्यास को लेकर के या एंथोलॉजी को लेकर, जो काव्य संग्रह होता है, उसमें कुछ एक्चुअली मैंने इनवाइट किया है कुछ लोगों को गजलें लिखने के लिए, कविताएं लिखने के लिए। तो एक इस तरह का संग्रह भी आ रहा है। उसको मैंने अभी नाम पूरा नहीं दिया है, बट उसको हमने शाइस्तगी नाम दिया है। शाइस्तगी का मतलब होता है शालीनता। तो कोई बातें शालीनता से भी कही जा सकती है। तो कैसे सहज सरल भाव से बातें कही जाए, तो एक तो वो संग्रह हमारा जल्द ही पब्लिश होगा। दूसरा, मेरी जो बुक है, उसका पहले टाइटल दूसरा था, लेकिन मुझे कुछ लोगों के, जब मैंने टाइटल कवर पेज रिलीज किया, तो मुझे कुछ उसमें कमेंट्स आए कि आप इसमें चेंज कीजिए। तो उसके मैं लगभग 3 चैप्टर लिख चुका हूँ और उसमें काम होना है। तो पहले उसका मोहब्बत की कीमत था टाइटल, बट अभी उसको मैंने जिंदाबाद इश्क कर दिया है। और ये काफी रोमांच से, थ्रिल से, एक्शन से भरपूर एक उपन्यास है, जिसमें इसको जो मेन इसके कैरेक्टर्स है, एक लड़का और एक लड़की, उनको समाज के साथ में संघर्ष करते हुए दिखाया गया है। कैसे करके उन्होंने अपनी जो प्रेम कहानी है उसको जीवंत किया। और उन्होंने हर तरीके से, पुलिस प्रशासन ने भी उसमें उनका सहयोग किया, हर तरीके की चीजें उसमें है। रहस्य भी है, थ्रिल भी है, रोमांच भी है, एक्शन भी है। हर चीज उसमें मैंने कोशिश की है कि फीड करने की, क्योंकि जो पाठक है वो सिर्फ एक क्लास कैटेगरी से नहीं आता है। तो सभी तरह का मैंने इसमें भाव रखे हैं। वो शायद जल्द ही लगभग 1.5-2 महीने में मार्केट में आ जाएगा, आपके माध्यम से शायद। डेफिनेटली, एंड हमारी जी ऑडियंस को भी अच्छा लगेगा। और ऑडियंस का पता नहीं, मैं तो पढ़ूंगी पक्का। जी। और सर, अभी मेरा लास्ट क्वेश्चन आपको है कि आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस अपनी राइटिंग जर्नी में कैसा हुआ?
और अगर जो राइटर्स लिख रहे बुक्स या लिखना चाहते हैं, जिन्होंने स्टार्ट नहीं किया बट वो हेसिटेट करते हैं कि हमें कुछ मिलने नहीं वाला है तो हम क्यों लिखें, और कई लोग डिमोटिवेट भी हो जाते हैं, लिख के छोड़ देते हैं, जी और फिर पब्लिशिंग का ऐसा सोचते नहीं कि हमारी बुक कौन लेगा, हमें कौन जानेगा। तो आप उन ऑथर्स को या राइटर्स को क्या मोटिवेशन टाइप ऑफ टिप्स देना चाहेंगे कि आपको क्या करना चाहिए, जो आपने फॉलो किया तो शायद हम भी करके आगे बढ़ सकते हैं। देखिए, अगर इसमें मैं बात करूं तो सबसे बड़ी बात होती है सेल्फ सेटिस्फेक्शन की। जी वो पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। वो अगर वो चाहते हैं कि वो जिस प्रोफेशन में है, जो जॉब कर रहे हैं, कई बार वहां से उन्हें डिससेटिस्फेक्शन मिल सकता है, लेकिन जैसे आपने बात की हॉबीज की, मुझसे हॉबीज पूछी, तो कहीं ना कहीं आदमी क्या करता है, अपनी हॉबी से सेटिस्फेक्शन लेने की कोशिश करता है। तो जो भी मैं मेरे आगे आगामी लोग लेखक है, लिख रहे हैं, लिखना चाहते हैं, मैं उनको यही संदेश देना चाहूंगा कि आप लोग जब लिखते हैं ना, जब हम लोग लिखते हैं मैम, तो उस वक्त हमारे दिमाग में जो कैरेक्टर्स के प्लॉट आते हैं, डिजाइनिंग होती है कि अच्छा इसको अब ऐसे कराना है, इस कैरेक्टर से ऐसा परफॉर्म कराना है, ये डायलॉग्स लिखने हैं, तो कलम जब उठाते हैं वो ऑटोमेटिक चलती चली जाती है। हमें नहीं बाद में तब देखते हैं कि अब प्रूफ रीडिंग क्या करनी है, कहाँ पे क्या करेक्शंस करने हैं। कलम उठाते ही चीजें चलती चली जाती है, तो मोटिवेशन बिल्कुल मिलेगा। आप हतोत्साहित मत होइए। अगर आपने एक चैप्टर, 1.5 चैप्टर लिख डाला है, तो कोशिश कीजिए, रेगुलर नहीं लिख सकते वीकेंड पे लिखिए। वीकेंड पे नहीं लिख सकते, महीने में एक बार लिखिए। महीने में एक बार नहीं लिख सकते, 3 महीना, 6 महीना में एक बार लिखिए। लेकिन जब किसी चीज की अचीवमेंट हो जाती है, जब आपकी वो बुक फाइनली पब्लिश होकर के आएगी, तो जो खुशी आपको मिलेगी, आपके घर परिवार में कुछ लोगों को, आपको दोस्तों को मिलेगी, और वहां से जो एप्रिसिएशन मिलेगा, तो वो उसका एक अलग ही आनंद है। उस आनंद की अनुभूति अलग ही है। मैं उसे अभी अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकता। वो लेखक शायद तब उसको महसूस कर पाएंगे। वो पैसों से कहीं ज्यादा है। पैसा तो सेकेंडरी है, पैसा तो आप अपनी प्राइमरी जॉब से कमा ही रहे हैं। इसके अलावा आपने क्या कमाया? आपको लोग, आज हम मीन्स बहुत सारे निराला जी को, प्रेमचंद जी को क्यों याद करते हैं? उनकी लेखनी की वजह से। तो क्या आप नहीं चाहते कि आपको कोई याद करे? क्या आप नहीं चाहते कि आपके बाद में लिटरेचर में कई सारे रेगुलर कोर्सेज में किसी यूनिवर्सिटी के, कॉलेज के, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि लिटरेचर में बुक्स नहीं लगती है, कई सारी लगती है, उपन्यास भी लगते हैं। चेतन भगत को आज कौन नहीं जानता है? तो मैं ये कहूंगा कि आज के तो नहीं, आप कल के चेतन भगत हो सकते हैं, अगर आप थोड़ा सा और कोशिश करें। थोड़ा सा तो आपने ट्रैक पे पहिया ले आए हैं, आपने स्टार्ट कर दिया है, उसको रोकिए मत। चीजों को, आर्ट को खत्म मत कीजिए। और आर्ट कभी खत्म होती भी नहीं है, कहते हैं ना कि आर्ट कभी मरती नहीं है। और ऐसा भी होता है कि अगर हम चाहे ना, तो भी अगर हमें राइटिंग में ऐसे बेनिफिट्स नहीं मिलते, ऐसे डायरेक्ट नहीं, जैसे मैंने अभी बताया ना कि वो हम थैंक यू वाले, उसमें डायरेक्ट बेनिफिट्स नहीं मिलते। बट आफ्टर सम टाइम आपको पता चलेगा कि आपकी राइटिंग से आपकी पर्सनल हेल्थ और जो आपका माइंड है ना, बहुत ज्यादा एक्टिव हो गया। तो जी मैं जी, तो यही बिल्कुल बिल्कुल। सोचती हूँ कि राइटिंग में पब्लिशिंग, पैसे, जी, वो सब तो अलग बात है, वो तो वो ठीक। सेकेंडरी है। आपने हाँ बहुत वो अच्छा विषय सेकंड। उठाया है। इसको माइंडफुलनेस, माइंडफुलनेस हैप्पी लिविंग लाइफ कहते हैं। तो डेफिनेटली, माइंडफुलनेस और में कई बार वो जिस चीज से, ग्रेटिट्यूड भी होता है, राइटिंग इज अ जी, ब्लेसिंग, हर कोई इतना नहीं लिख सकता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जी डेफिनेटली सर, एंड बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, क्योंकि जब हम ऑथर से बात करें हमें पता है कि वो कैसे, उनके स्वभाव के बारे में, बट जब ऐसे लाइव में देखते हैं तब बहुत अच्छा लगता है कि लोग बहुत अच्छे हैं। और आपने हमारे से बुक लिस्ट करवाई थे वर्ल्ड बुक फेयर में, और अभी कुछ दिन में मेरे पास बुक आएगी तो डेफिनेटली हम रिव्यूज भी देंगे। बट इट वाज जी अमेजिंग टू टेकिंग द इंटरव्यू ऑफ यू। और आप अभी मुझसे कुछ एक क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं, बाकी फिर हम एंड करेंगे। जी। मैं यही पूछना चाहूंगा आपसे कि हमारे जैसे लेखकों को और किस तरह के मंच और आयाम आप दे सकते हैं, और जिससे कि जो मेरे अलावा भी और भी कुछ लेखक हैं जिनको कहीं पर प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है, तो आप उनको, मैं बल्कि मैं, क्वेश्चन नहीं है, मेरा सजेशन है कि आप और लोगों को जोड़िए, और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू जोड़िए। और जैसे वर्ल्ड बुक फेयर यहाँ दिल्ली में हुआ, उसके अलावा कहीं और होता है, तो आप वहां से भी इनको कनेक्ट कीजिए। और लोगों को एक मंच मिलना चाहिए बहरहाल।
डेफिनेटली सर, इसीलिए हमने इंटरव्यू का इसीलिए रखा, बिकॉज हम बड़े बड़े लोग के इंटरव्यू सामने से लेने जाएंगे कि हम बोलेंगे कि जी इंटरव्यू दे आप, आइए हम पैसे देंगे ये। बट मैं ऐसा मानती हूँ कि ऑथर्स में बहुत सारी पावर होती है, जो फेमस हो या ना हो, बट उनसे जो सीखने को मिलेगा वो आपको कहीं भी सीखने को नहीं मिलेगा। और सर आप प्लेटफॉर्म का बोल रहे, डेफिनेटली मेरा यही फ्यूचर में प्लान है कि हम या तो लाइब्रेरी या कुछ ऐसा अलग करें, यूनिक करें, जिसमें ऑथर को बेनिफिट मिले। और मैं तो जी ऐसा भी जी सोच रही हूँ कि अगर हम फिल्म या शॉर्ट फिल्म ऐसा भी अगर कुछ कर पाए, तो अभी तो एज के हिसाब थोड़ा हम भी सीख रहे हैं, बट मुझे पक्का पता है कि हम ऐसा डेफिनेटली कुछ करेंगे जिससे ऑथर्स को कुछ हेल्प हो, ज्यादा नहीं थोड़ी बहुत। बट मैं एक सजेशन हर ऑथर को देती हूँ कि आपके पास सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, पब्लिशर और जो मार्केटिंग वाले वो तो अपना काम करेंगे पैसे लेके, बट आप एज एन जी ऑथर है ना, अपना सोशल मीडिया में डालते रहिए, आपको जो भी अपना लेखनी या जो भी हो। मेरा क्या है, मैं कोट्स में मतलब 2 लाइन का सुविचार, ज्यादा टाइम नहीं मिल पाता है, बट मैं ट्राई करती हूँ डेली 2 लाइन के सुविचार यूट्यूब पे डालूं। वहां से कुछ जी पैसे वैसे नहीं आते, बट वो जो लोग देखते हैं ना वो कनेक्ट कर पाते हैं। और जी वो बोलते हैं कि हम कनेक्ट कर पाते हैं, आपकी व्यूज भी बढ़ते हैं। तो मैं सजेस्ट करूंगी कि आप ऐसे सोशल मीडिया यूज करिए, लाइक यूट्यूब, जी इंस्टाग्राम तो इतना वो राइटिंग के लिए नहीं है, बट लिंक्डइन, यूट्यूब वो सब बहुत ज्यादा जी हेल्पफुल बिल्कुल, रहेगा। बहुत बहुत सही सुझाव है आपका। मैं बिल्कुल इस पर अमल करने की कोशिश डेफिनेट, करूंगा। भले छोटा ज्यादा, हमें कुछ ज्यादा बड़ा प्रोफेशनलिज्म से नहीं, देखिए आप हमें देखते होंगे हम इतना प्रोफेशनली नहीं करते, बट वी आर जी लर्निंग, एंड उससे जो आपको सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे ना वो अलग ही होगा। भले आपका कोई भी पहले स्टार्टिंग में कोई सब्सक्राइब नहीं करेगा, कोई अप्रिशिएट नहीं करेगा, बट व्हाट थिंग्स दैट दैट विल रियली गिव यू मोटिवेशन इज योर राइटिंग। कि आपको खुशी होगी कि आप ये वीडियो डाल पा रहे, इतने बिजी शेड्यूल में भी आप सिर्फ 2 लाइन लिख जी पा रहे। सो दैट्स द जी ब्लेसिंग। और सर आपसे जी बात करके बहुत अच्छा लगा, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड एफर्ट्स फॉर द राइटिंग। जी। मेरा भी आप लोगों के प्रति बहुत बहुत आभार मैं व्यक्त करना चाहता हूं, और तहे दिल से शुक्रिया और आपका शुक्रगुजार हूं आपके प्लेटफॉर्म का, आपके पब्लिकेशन हाउस का, कि आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी। थैंक यू सर, स्प्रेड गुडनेस, स्प्रेड हैप्पीनेस, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मैम। थैंक